बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है और पाकिस्तान इन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला भी एक मुल्क है। और यहाँ इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मुल्क को इनके जो असरात हैं उनसे निकाला जा सके। इसी सिलसिले में आज यहाँ सराय मदीना मुल्तान में शजरकारी की गई है, पौधे लगाए गए हैं मुख्तलिफ़ इक़साम के, महागनी के, सागवान के और दीगर पौधे भी हैं। और यहाँ तो आज हम उनसे बात करते हैं कि मौजूदा हालात में इस मौसमी तब्दीली की सूरत हाल में मुल्क में जो दरख्त लगाने का काम है या शजरकारी का काम है, इसकी किस कदर अहमियत है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। देखें, शजरकारी तो अब जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने बात कर दी है, ये तो पूरी दुनिया का, पूरी ग्लोब का इशू है। और क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं उसमें जो पाकिस्तान जो है ना वो दूसरे नंबर पे है, जो जिसने अब आप इस साल ही क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट देखें कि राइस की क्रॉप की पोलिनेशन ही नहीं हुई। तो क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल हैं उसका एक ही हल है, वो है पौधे लगाना। तो आज ये सराय मदीना के जो इंतज़ामिया है उन्होंने एक अच्छी वो की है। मैं इनसे पहले भी राब्ते में हूँ और ये लास्ट ईयर पिछले 3-4 साल से हम प्लांटेशन कैंपेन में इनके साथ हैं। और आज इन्होंने जो आज की इनकी ये है कि उन्होंने नायाब वैरायटियाँ लगाई हैं, और सागवान की और महागनी की। तो इनकी एक अच्छी एक कोशिश है कि एक नायाब वैरायटियाँ भी यहाँ पे सरवाइव करें। और जो दावत इस्लामी का काम है तो उसका जो टाइटल है कि दीन और इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन ये मैं पिछले 4-5 साल से इनके साथ हूँ। ये प्लांट लवर भी हैं और मौसमियाती तब्दीलियों के जो प्रॉब्लम है उनको भी एड्रेस करने में ये पेश हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह के आपने फरमाया कि शजरकारी जो है ये मौसमी तब्दीलियों का जो मुकाबला करने में ये एक अहम अंसर है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो लोग शजरकारी कर रहे हैं इसमें किस किस्म के वो जो दरख्त लगाएं जिससे उनकी जो आमदनी है वो भी हो सके, और अगर उसमें जो मुल्क को खुराक की ज़रूरत है जैसे फल फ्रूट के दरख्त हैं, तो किन को आप कैटेगराइज़ करते हैं, तरजीहन क्या चाहते हैं, किस किस्म के दरख्त होने चाहिए? देखें, अब हम खड़े हैं मुल्तान में, तो सराय महदूना भी जो एरिया है वो मुल्तान के अंदर है। किसी भी जगह के ऊपर भी अगर प्लांटेशन कैंपेन जो होती है ना, वो उस इलाके की उस जो क्लाइमेट जोन होता है उसके मुताबिक, और उसमें हम तमाम मुल्क के जिस कोने में भी आप अगर प्लांटेशन करें तो लोकल ट्री स्पीशीज़ को रिकमेंड करते हैं। ये तो एक इन्होंने एक एग्जॉटिक स्पीशीज़ का एक प्लाट लगाया है। मेरी विश है कि ये सक्सेसफुली हो जाए। बाकी जो मुल्तान में जो हमारा मैंगो है या सीरस है, कीकर है, नीम है, बकेन है, ऐसे पौधे लगाए जाएं जो मुल्तान के और सराय मदीना के माहौल के साथ कंपैटिबल हों, और हम उसकी जो 100% सर्वाइवल रेट है वो अचीव करें। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो तो जो भी फसल काश्त करते हैं, अजनास काश्त करते हैं या बागात लगाते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि उस रकबे से उन्हें आमदनी हासिल हो। अगर वो फ्रूट के जो दरख्त हैं उनकी तरफ अगर जाएं तो ये उनके लिए किस कदर फ़ायदेमंद है? देखें, फ्रूट की तरफ जाएं, जो भी अगर मैंगो का दरख्त है, देखें आज भी मुल्तान के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं, जो 2 से 3 दर्जा सेंटीग्रेड बढ़ा है, ये जो अनप्लान अर्बनाइजेशन हुई है, कॉलोनियाँ बनी हैं, बुच विला, DHA, सिटी हाउसिंग, ये 40 साल एवरेज 7,000 एकड़ एरिया के ऊपर स्टैंडिंग मैंगो के आर्चर्ड कटे हैं। ये उसकी वजह से ये मुल्तान के अंदर हार्श सिचुएशन बन गई है। तो बात यह है कि हमें ऐसा कंसेप्ट है हमारे यहाँ, वो पूरी दुनिया के अंदर है, उसको कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन यूनिट। जो भी फार्मर जिस टाइप का भी दरख्त अपनी ज़मीनों पर रखेगा, और हम पूरी दुनिया के अंदर जो एटमॉस्फेयर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चलती हैं वो हम उसको सर्टिफिकेट देंगे, और उसको उसके जो स्टैंडिंग बागात होंगे या ट्रीज़ होंगे हम उसको कार्बन यूनिट में कन्वर्ट करके देंगे, और वो एनुअली अपने कार्बन यूनिट को सेल कर सकता है। फ्रूट भी सेल कर सकता है, ज़मीन भी उनकी है, हर चीज़ उनकी रहेगी, और उनके कार्बन यूनिट हमेशा बढ़ते रहेंगे। जिस तरह आपने फरमाया कि जो अर्बनाइजेशन है बड़ी तेज़ी से हो रही है, दरख्त कट रहे हैं और जो ज़रूरी ज़मीनें हैं वो भी कॉलोनियों की नज़र हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में किस रेशो से, किस रफ्तार से यहाँ जो शजरकारी है दरख्त लगने चाहिए ताकि हम ये जो बड़ी तेज़ी से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है इसको हम कोप कर सकें, इसका मुकाबला कर देखिए, सकें? मेरी बात सुने, जब भी कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आता है ना,
تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں نشتر 2 چاہیے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ نشتر 2 کیوں چاہیے. نشتر 2 کے اوپر اگر اربوں روپے کا خرچہ ہے تو لاکھوں روپے کی آپ یہ آپ احمد پور سیال سے لے کر جلال پور پیرے والے تک الانگ دی بوتھ سائڈ آف دی ریور آپ پلانٹیشن کر لیں. آپ کا نشتر 2 بھی نشتر 1 بھی بند ہو جائے گا. جب بیمار کوئی نہیں ہوگا تو نشتر میں کیا نہ ہونا. تو یہ ایک باتیں ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اس طرف جانا چاہیے جو ایکچولی ریئلسٹک اپروچ ہے. تو وہ یہ ہے. اور فارمرز کو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ کنسیپٹ کافی عرصے سے آ چکا ہے, کئی سالوں سے, کہ جتنی بھی اسٹینڈنگ ٹری ہیں اس کے اندر جو کاربن ہے اس کی اکامولیشن کو کیلکولیٹ کریں اور فارمر کو نہ صرف فروٹ بیچا جائے بلکہ کاربن یونٹ بھی کنورٹ کر کے ان کو سرٹیفکیٹ دی جائے, اور تاکہ وہ فروٹ کے ساتھ وہ کاربن یونٹ بھی سیل کر سکیں. ناظرین, آپ نے شجرکاری کی اہمیت کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر احسان قادر بھابھا صاحب کی باتیں سنی. اس میں کوئی شک نہیں, جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ اگر ملک میں شجرکاری کی طرف توجہ دی جائے, درخت لگائے جائیں, پھلدار پودے لگائے جائیں, تو ہمارے جو یہاں کے رہنے والے ہیں, یہاں کے جو باسی ہیں, ان کی صحت اس قدر اچھی ہو جائے گی کہ انہیں ہسپتال بنانے کی, ادویات کے کارخانے, فیکٹریاں لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, بلکہ ان کی جو صحت ہے اسی طرح فضا کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جس تیزی سے اپنی زرعی زمینوں کو کالونیوں کی نظر کر رہے ہیں, اپنے آرچرڈ, اپنے درخت کاٹ رہے ہیں, اسی تیزی سے ہم نئے درخت لگائیں, آرچرڈ لگائیں, اپنے زمینوں کو درختوں کی چھاؤں سے آراستہ کریں, تاکہ ہمارا جو ماحول ہے وہ بہتر ہو سکے اور ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے جو اثرات ہیں ان سے نجات مل سکے. ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.